वेलकम टू इंटेलेक्चुअल केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा आइसोमेरिज्म के बारे में, उसको स्टार्ट किया। उसको हमने देखा वहां पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, उसका पार्ट होता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों को स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखना है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के भी दो पार्ट होते हैं, कन्फिग्रेशनल एंड कन्फर्मेशनल। उसका भी आगे डिवाइडेशन होगा। तो मेनली आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम आज की वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आइसोमेरिज्म के बारे में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म आज क्या क्या पढ़ना है वीडियो में हमको। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म, इसके बाद डेफिनेशन थोड़ा सा देखेंगे क्या होता है। कन्फिग्रेशनल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो कि आज का मेन पॉइंट है, हमारा आज का मेन टॉपिक है, इसको हम लोग शुरू करेंगे। उसके बाद सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इसका पार्ट होता है। फिर ईजेड आइसोमेरिज्म एंड सीन एंड एंटी आइसोमेरिज्म ऑक्साइम। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं अपना स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमर्स हैविंग द सेम कॉन्स्टिट्यूशन बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स आर नोन एज द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मतलब कि उसका फार्मूला सेम होगा, उसका जो स्ट्रक्चर लिखते हैं वो सेम होगा, लेकिन जो उसका अरेंजमेंट होता है एटम्स का, एक सेंट्रल एटम के स्पेस में जो उसका अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, चलिए, उसका स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है, उसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एंड द आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय देम इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, द डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल विच आर रेडली इंटरकन्वर्टेबल बाय रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड इज नोन एज द कन्फर्मेशन। तो कन्फर्मेशन क्या होता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो पार्ट होते हैं, जो कि पहले बोला हम लोगों ने, उसका कन्फिग्रेशन एंड कन्फर्मेशन। तो कन्फर्मेशन क्या होता है कि स्पेशल अरेंजमेंट का जो आपस में इंटर कन्वर्टेबल होता है, कन्वर्जन होता है, किसके थ्रू? सिंगल बॉन्ड के थ्रू जो होता है उसको बोलते हैं कन्फर्मेशन, और अगर नहीं होता है तो वो हो जाता है हमारा कन्फिग्रेशन। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट है यहाँ पे कन्फिग्रेशन के बारे में। स्टीरियो आइसोमर्स हैव डिफरेंट कन्फिग्रेशंस एंड आर आल्सो कॉल्ड कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स। अ मॉलिक्यूल कैन हैव ओनली टू कन्फिग्रेशन, only one configuration, that is a different configuration is a different molecule। मतलब कि एक मॉलिक्यूल का केवल एक कन्फिग्रेशन होता है, जैसे ही उसका कन्फिग्रेशन चेंज होगा वो मॉलिक्यूल भी चेंज हो जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल का कितना कन्फिग्रेशन होगा? केवल एक। चलिए, अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म के हमने दो पार्ट बता दिए, कन्फिग्रेशनल आइसोमर और कन्फर्मेशनल आइसोमर। चलिए आगे देखते हैं कन्फिग्रेशनल आइसोमर क्या होता है। स्टीरियो आइसोमर विच हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कन्फिग्रेशन के बारे में है। स्टीरियो आइसोमर्स which cannot interconverted in each other at room temperature due to restricted rotation is known as the geometrical isomerism। तो इसका एक पार्ट हुआ कन्फिग्रेशन का, यहाँ पर रोटेशन नहीं होता है, जो कि हम लोग कन्फर्मेशन में देखा वहाँ रोटेशन होता है सिंगल बॉन्ड के थ्रू। तो कन्फिग्रेशन में क्या होता है कि वो रोटेशन यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड होता है। तो स्टीरियो आइसोमर में जहाँ पे रूम टेम्परेचर पे उसका इंटर कन्वर्जन नहीं हो पाता है, क्यों नहीं हो पाता? ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। वो क्या बोलते हैं इसको? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर्स विच कैनॉट सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर ड्यू टू कायरलिटी, मतलब कायरलिटी होने की वजह से वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पाते हैं। उस टाइप के आइसोमर को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर एंड नोन एज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, अब कायरलिटी क्या होती है जब हम कन्फर्मेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम जानेंगे। फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ कि कायरल क्या होता है। जब एक पॉइंट से, एक सेंट्रल एटम में कार्बन है, वहाँ पे चारों वैलेंसी जब डिफरेंट होती है तो उस सेंटर को बोलते हैं कायरल सेंटर। ओके, एसिमेट्रिक कार्बन हो जाता है वहाँ पे, उसी को बोलते हैं कायरलिटी या कायरल एटम, कायरल सेंट्रल एटम। अब शुरू करते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये क्या होता है? द आइसोमेरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू द रेस्ट्रिक्टेड और फ्रोजन रोटेशन अबाउट अ बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने देख लिया, ये पार्ट होता है कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म का, जिसमें कि रोटेशन क्या होता है? हिंडर्ड होता है या रेस्ट्रिक्टेड होता है या फ्रोजन होता है, कुछ भी बोल लें। तो वो हमारा आइसोमेरिज्म जो होता है वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, या इसको हम बोल देते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। द रोटेशन आइदर अबाउट अ डबल बॉन्ड
or about a single bond incorporated in a ring that is restricted। मतलब कि रोटेशन किसी भी तरह का हो, सिंगल बॉन्ड के थ्रू हो या डबल बॉन्ड के थ्रू। सिंगल बॉन्ड जो होता है वो रिंग में देखेंगे, वो क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे, दे मे बी रेस्ट्रिक्टेड, देयर मे बी रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ये किसकी बात कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड की। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है कि रेस्ट्रिक्शन हिंडर्ड होता है, क्यों, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, फॉर एग्जांपल मेनी बाइफिनाइल्स। ओके, चलिए अब यहाँ पे हमने एक फिगर दिखाया हुआ है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और फ्री रोटेशन में क्या डिफरेंस होता है। जब दो बॉन्ड बन जाते हैं तो रोटेशन एक दूसरे को करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पर रोटेशन क्या होता है, हिंडर्ड हो जाता है और रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। फ्री बॉन्ड है, फ्री रोटेशन आराम से होगा, तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म केवल यहाँ पे शो करेगा जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। अगला पॉइंट है, यहाँ पे एक फिगर है जिसको हमने दिखाने की कोशिश किया है कैसे हमारा बॉन्ड बनता है। तो ये हमारा ऑर्बिटल पिक्चर है, बेसिकली बोलेट जो हमारा एल्कीन है, हमने एग्जाम्पल पे लिया हुआ है यहाँ पे सिस 2 ब्यूटीन। ओके, इसी का हमने जो ऑर्बिटल पिक्चर बनाया हुआ है ये है। तो दो मिथाइल ग्रुप अपने सेम साइड में लगे हुए हैं और जो एक्सियल ओवरलैप हो रहा है ये बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड, और जो हमारा साइड वाइज ओवरलैप पी ऑर्बिटल का हो रहा है ये हमारा बना रहे हैं पाई बॉन्ड को। और ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है और ये हमारा ऑर्बिटल पिक्चर है। ओके, तो सिस 2 ब्यूटीन का इंटर कन्वर्जन होगा किस में, ट्रांस 2 ब्यूटीन में। इंटर कन्वर्जन ऐसे नहीं होता है, उसके लिए भी कुछ हमें एफर्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल बॉन्ड का इंटर कन्वर्जन होने के लिए हमको 63 किलो कैलोरी पर मोल की एनर्जी देनी होगी, या फिर किसी एंजाइम एक्टिविटी के थ्रू या फिर लाइट या हीट के द्वारा हम इसका इंटर कन्वर्जन करते हैं, सिस का ट्रांस में, ट्रांस का सिस में। अपने आप रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा, ये पॉइंट नोट करने वाली बात है, ठीक है। चलिए अगला मैं नोट में दिया हूँ, सिस ट्रांस इज पॉसिबल ओनली व्हेन पाई बॉन्ड ब्रेक। ठीक है, सिस का ट्रांस में कन्वर्जन या ट्रांस का सिस में कन्वर्जन कैसे होता है, जब तक ये पाई बॉन्ड जो बना हुआ है ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक वहाँ पे कोई भी इंटर कन्वर्जन नहीं होगा। वो इंटर कन्वर्जन पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद ही होता है। आप देख लेते हैं कंडीशंस फॉर द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय अ वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स विच मे बी क्लासिफाइड एज फॉलो। कौन कौन सा कंपाउंड, क्या क्या कंडीशंस है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, उसकी बात हो रही है। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे कंपाउंड्स कंटेनिंग अ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब कैसा डबल बॉन्ड, कौन कौन सा ऐसा एटम है जिनके बीच में होने पे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। तो पहला है हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दूसरा कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, तीसरा है नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। ये भी हमारा क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। अगली बात करते हैं तो कंपाउंड्स कंटेनिंग अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, वो होमोसाइक्लिक हो सकता है, हेट्रोसाइक्लिक हो सकता है, या फिर फ्यूज्ड रिंग हो सकता है, या फिर रिंग सिस्टम। किसी भी तरह का साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। ठीक है, ये हमारी कंडीशंस हैं। आगे की कंडीशन क्या है, अगला पॉइंट है कंपाउंड्स having restricted rotation about a single bond due to static hindrance, for example some biphenyls। ये पॉइंट हम लोगों ने देख लिया ऊपर। तो ये भी एक कंडीशन है कि सिंगल बॉन्ड के थ्रू अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना है एक रिंग में या रिंग से रिलेटेड सब्स्टिट्यूट में, तो वहाँ पे क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होना ज़रूरी है। स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तभी वहाँ पे उसका जो रोटेशन है वो रेस्ट्रिक्टेड हो पाएगा, तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है बोथ सब्स्टिट्यूएंट ऑन ईच कार्बन अबाउट विच रोटेशन इज फ्रोजन शुड बी डिफरेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस बॉन्ड के थ्रू रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हुआ है उसके जो एटम लगे हुए हैं उस डायरेक्ट एटम के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं वो भी डिफरेंट होना चाहिए। सेम हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं बनता कि वो कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, क्योंकि दो सब सेम हो जाएगा तो सिस ट्रांस से कोई बात ही नहीं होगी। ठीक है, तो दोनों पर सब्स्टिट्यूएंट सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, अगर दोनों पे ए लगा दें कोई मतलब नहीं है कि सिस है या ट्रांस है, हम कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। अब अगर ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, देन आई कैन कंपेयर एंड वी कैन से दैट इट इज़ सिस और ट्रांस। ओके, फॉर एग्जांपल हियर इट इज़ सिस। और अगर यहाँ पे बात करते हैं तो ये कैसा होगा,
यहाँ भी हम कंपेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिस ट्रांस की बात नहीं होगी। यहाँ पे फिर EZ नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि चारों कंपाउंड चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हैं, तो वहाँ बात अलग होगी। यहाँ की बात करते हैं तो ये ट्रांस है, यहाँ की बात करते हैं तो ये ऑक्साइम है। ये भी हम कंडीशंस देख लेंगे। तो ये हमारी कंडीशंस होनी चाहिए कि वो चारों अलग हो सकते हैं, या जो भी दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं वो अलग अलग हों, ठीक है, एक सेंटर पे। अब एक नोट है जिसको देखना है। नोट, नो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कैन रिजल्ट फ्रॉम द ट्रिपली बॉन्डेड। ये पॉइंट नोट करने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछता है और बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है एग्जामिनेशंस में। तो यहाँ पे कहना है क्या बात है, डबल बॉन्ड तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। ट्रिपल बॉन्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है, ये रिजल्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ट्राइवेलेंट एटम बिकॉज सच सिमेट्री सिस्टम डिस्प्ले द सिलेंड्रिकल सिमेट्री। ट्रिपल बॉन्ड का जो सिमेट्री है वो कैसा हो जाता है, एक सिलेंडर जैसा हो जाता है। इसलिए यहाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि एक यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो ये एक सिलेंडर जैसा हो गया। तो यहाँ पे कोई सीस ट्रांस की बातें नहीं हो पाती, कोई कंपेयर नहीं, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, उसको किसी भी तरफ से हम लगा दें सेम ही है। तो सिमेट्री क्या होता है, वहाँ पर सिलेंडर हो जाता है, इसलिए वहाँ पर कोई भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। अगला पॉइंट है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स आर नॉट रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज, हेंस दे आर डायस्टीरियोमर्स। ये पॉइंट भी नोट करने वाली बात है, एग्जाम में पूछता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और पहला ऑप्शन देगा इनेंशियोमर है, डायस्टीरियोमर है, उसके बाद सिस ट्रांस है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसमें देखना पड़ता है कि हमारा जो आइसोमर बन रहे हैं वो आपस में कैसे होते हैं। तो उनका जो ऑब्जेक्ट है और मिरर इमेज वो एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होता है, इसलिए कैसे होते हैं, डायस्टीरियोमर्स। तो ये पॉइंट दोनों इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जनरल लाइक भी केमिस्ट्री जानते हैं तो कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं वहाँ पे। उसका जो प्रॉपर्टी मेन होता है वो याद करने वाली बात है, याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेर्स जितने भी होंगे वो डायस्टीरियोमर्स होते हैं आपस में। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल बॉन्ड एंड अ पाई बॉन्ड, पता है सबको। इफ देयर इज रोटेशन अबाउट द डबल बॉन्ड द पाई बॉन्ड विल ब्रेक, thus there is no free rotation about a double bond, that is the rotation about a double bond is frozen। यहाँ पे क्या बोल रहा है, डबल बॉन्ड होगा, अगर रोटेट करता है तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक ना हो इसके लिए क्या होता है कि उसका जो रोटेशन है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा और वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगला है नॉमेनक्लेचर, हम किसी भी आइसोमर का नाम कैसे देते हैं, नेमिंग कैसे करते हैं। तो पहला हमारा नेमिंग का तरीका है वो है सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर, वेरी कॉमन है, बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। इफ़ सेम ग्रुप एट सेम साइड देन सिस, एंड इफ सेम ग्रुप एट डिफरेंट साइड देन इट विल बी ट्रांस। दो ही पॉइंट है याद करने के लिए, सिस क्या होगा, सेम ग्रुप सेम साइड हो, और ट्रांस में सेम ग्रुप अपोजिट साइड में हो या डिफरेंट साइड में हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस आइसोमर बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका, ये है मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर ए और बी यहाँ पे लगे हुए हैं और एक ए और बी यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं, ए यहाँ पे इस साइड में है, दूसरा ए हमारा इस साइड में है, तो दोनों सेम साइड में है, ये बी सेम साइड में है, तो ये कैसा होगा, सिस। और यहाँ पे बी और बी क्या होते हैं, अपोजिट है, यहाँ पे ए और ए अपोजिट है, तो ये कैसे होंगे, ट्रांस। अब एग्जांपल हमने कि यहाँ पे दिया हुआ ट्रांस टू पेंटीन, इसको ट्रांस कैसे बोलेंगे, ये मिथाइल ग्रुप है और ये इथाइल ग्रुप, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, तो हम कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन ग्रुप से। जो सेम ग्रुप है तो उसका कंपैरिजन होता है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, डिफरेंट साइड पे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस टू पेंटीन। तो जोड़ना होगा 1 2 3 4 5 ऐसे की नंबरिंग कर लेते हैं। अब अगर दूसरा एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या होता है, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं और हम बहुत आसानी से वहाँ पे सिस ट्रांस बोल कर चले आते हैं और सीधे सीधे बोलते हैं मैंने बहुत अच्छा एग्ज़ाम किया, अच्छे क्वेश्चंस का आंसर किया हमने। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, इट डज नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सो नो सिस नो ट्रांस। क्यों? क्योंकि मैंने एक कंडीशन बोली थी कि एक कार्बन एटम पे दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या दोनों सेम है दोनों कार्बन पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
नो सिस नो ट्रांस बिकॉज इट विल नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ओके, अब देखते हैं अगला पॉइंट, ये क्या बोल रहा है। सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर कैन बी यूज्ड ओनली इन दोज कंपाउंड्स इन विच ओनली 2 और 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर अटैच्ड टू बोथ द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। 2-3 तरह के ही ग्रुप लगे होंगे, तभी चारों के चारों अलग कर देंगे, तब वहाँ पे सिस और ट्रांस की बात हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका आपस में कंपैरिजन नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा। तब वहाँ पे क्या करते हैं, हम दूसरा नोटिफिकेशन लेते हैं, दूसरा नॉमेनक्लेचर देते हैं जो इजेड टाइप का होता है, वो आगे पढ़ेंगे। व्हेन ऑल द 4 लिगेंड्स आर डिफरेंट दिस नॉमेनक्लेचर कैन नॉट बी यूज्ड। फॉर एग्जांपल, इस डबल बॉन्ड पे हमने ब्रोमीन लिया है, हाइड्रोजन लिया है, फ्लोरीन लिया है, कार्बन लिया है, देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन देम, नन ऑफ देम इज सेम, सो हाउ वी विल कंपेयर दिस। तो ब्रोमीन हाइड्रोजन से अलग है, ब्रोमीन फ्लोरीन से अलग है, ब्रोमीन क्लोरीन से अलग है, हाइड्रोजन भी सबसे अलग है। तो यहाँ पे हम केवल ई देते हैं, किस बेसिस पे देंगे इसका रूल भी आगे आएगा, उसको भी देखेंगे। तो कहने वाली बात है कि चारों लिगेंड अलग अलग होंगे, तो वहाँ पे सिस और ट्रांस की बात नहीं करेंगे। किसकी बात करेंगे? इजेड का, वो बाद में देखेंगे। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं, तो ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि रिपल्सन बिटवीन द सेम सिमिलर ग्रुप्स इज इन ट्रांस इज मिनिमम, लेस रिपल्सन होता है। डायपोल मोमेंट की बात करते हैं, तो डायपोल मोमेंट सिस का ज़्यादा होता है, ट्रांस का कम होता है। तो पोलैरिटी की बात करते हैं, सिस इज़ मोर पोलर दैन द ट्रांस। क्यों? क्योंकि जो डायपोल मोमेंट है वो मोर पोलैरिटी शो करता है, सिस में डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, तो सिस इज़ मोर सॉल्युबल दैन ट्रांस बिकॉज म्यू सिस म्यू ट्रांस से ज़्यादा होता है। डायपोल मोमेंट की बात करते हैं यहाँ पे। बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज़्यादा होता है ट्रांस से, आयनिक करेक्टर है इसका। मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो ट्रांस का ज़्यादा होता है सिस से। क्यों? क्योंकि मोर पैकिंग कैपेसिटी ऑफ ट्रांस को वेरी इफिशिएंटली मोर पैकिंग किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं डायपोल मोमेंट, ये क्या होता है। किसी भी कंपाउंड में ग्रुप डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, या ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, उसके बेसिस पे हम एक डायपोल मोमेंट का वैल्यू निकालते हैं। वो वैल्यू हम लोग वहाँ पे पीरियोडिसिटी और एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखेंगे। यहाँ पे बस जानने वाली बात है कि मिथाइल ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो कि हमने ये एरो से दिखाया हुआ है। दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो इसका कुछ वैल्यू होगा, इसीलिए म्यू का वैल्यू नॉन ज़ीरो है। यहाँ की बात करते हैं, तो ये मिथाइल ग्रुप दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो दीज विल कैंसिल ईच अदर। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो डायपोल मोमेंट की बात करते हैं, तो वो ज़ीरो हो जाता है। यही बात है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, अगेन डायपोल मोमेंट विल बी नॉन ज़ीरो। मिथाइल दे रहा है, क्लोरीन निकाल रहा है, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, दोनों सिस में है, तो सिस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब आते हैं हम इजेड नॉमेनक्लेचर पे। इजेड नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं? दिस नॉमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज़ मोर जनरल एंड कैन बी अप्लाइड टू ऑल कंपाउंड्स। इसको सभी कंपाउंड्स पे अप्लाई कर सकते हैं, और ये बहुत जनरली भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इजेड नॉमेनक्लेचर इज़ बेस्ड ऑन द Kahn-Ingold प्रिलॉग सिस्टम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है ये? नॉमेनक्लेचर डिपेंड करता है, बेस्ड है किस पे? Kahn-Ingold प्रिलॉग सिस्टम पे। ये Kahn-Ingold एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ नियम बनाए थे, उसके बेसिस पे इन्होंने ये इजेड नॉमेनक्लेचर उस पर आधारित है। तो ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा हो या एकेडमिक एग्ज़ाम है, तो Kahn-Ingold प्रिलॉग सिस्टम बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन द इजेड सिस्टम द ग्रुप ऑफ द हाइएस्ट प्रायोरिटी ऑन ईच एटम इज आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग द सीक्वेंस रूल। जो भी सब्स्टिट्यूएंट किसी भी कार्बन पर लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड पर लगे हुए हैं, उसकी प्रायोरिटी कैसे दी जाती है? हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन ईच साइड। उसको हम कंपेयर करते हैं, सेम साइड होगा तो उसका क्या नॉमेनक्लेचर होगा, अपोजिट साइड होगा तो उसका क्या नॉमेनक्लेचर होगा, ये सब आइडेंटिफाई किया जाता है। हाईएस्ट प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे? सीक्वेंस रूल के द्वारा। सीक्वेंस रूल क्या होते हैं, चलिए देख लेते हैं।
तो पहले यहाँ पे ई जेड नोमेनक्लेचर में ई और जेड क्या क्या डिनोट करता है। ई और जेड को हम जर्मन में डिफाइन करते हैं अगर, तो इंजेजेन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इंजेजेन। टी साइलेंट होगा। ई मीन्स इंजेजेन। इसका मतलब क्या होता है? व्हेन हाई प्रायोरिटी ग्रुप ऑन अपोजिट साइड। हाई प्रायोरिटी ग्रुप जो कहाँ पे होंगे? डबल बॉन्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जस्ट लाइक ट्रांस। ओके। जेड मीन्स जुसामेन। ये कैसे वर्ड्स हैं? जर्मन वर्ड्स हैं। जुसामेन मीन्स व्हेन हाई प्रायोरिटी गिवन ऑन सेम साइड। हाई प्रायोरिटी ग्रुप और सेम साइड मीन्स सिस टाइप का होगा, तो वहाँ पे ई जेड का नॉमेनक्लेचर हो गया। फॉर एग्जांपल लो प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी, एच पी मीन्स हाई प्रायोरिटी एंड एल पी मीन्स लो प्रायोरिटी। तो हाई प्रायोरिटी यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे ये कैसा हो गया? ई। हाई प्रायोरिटी यहाँ पे सेम साइड में है, तो ये कैसा हो गया? जेड आइसोमर। ठीक है, तो ये हम कुछ देख लिए। अब प्रायोरिटी रूल क्या होता है, सीक्वेंस रूल, वो देखना है। आगे देखिए रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1, प्रायोरिटी इज प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम विच इज़ डायरेक्टली अटैच टू द sp2 कार्बन। मतलब क्या हुआ? प्रायोरिटी उसकी ज़्यादा होगी जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, जो उस डबल बॉन्ड पे डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, क्या है? डायरेक्टली अटैच जो ग्रुप है उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा, तो उसका प्रायोरिटी ज़्यादा। फॉर एग्जांपल, मैंने इस कार्बन डबल बॉन्ड पे एक ब्रोमीन जोड़ा हुआ है और एक आयोडीन जोड़ा हुआ है, दूसरे साइड में फ्लोरीन जोड़ा है और क्लोरीन जोड़ा हुआ है। प्रायोरिटी की बात करते हैं तो ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर है आयोडीन से कम है, देन इट मीन्स आयोडीन हैव द हाईएस्ट प्रायोरिटी। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्लोरीन से कम है, इट मीन्स क्लोरीन हैव द हाई प्रायोरिटी। ओके, तो हाई प्रायोरिटी इज ऑन सेम साइड, देन इट विल डिसाइडेड एज, इट विल नॉमेनक्लेचर्ड एज लाइक जेड आइसोमर। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं तो क्लोरीन हमारा हाई प्रायोरिटी है कार्बन से। यहाँ पे नाइट्रोजन का प्रायोरिटी ज़्यादा है किससे? कार्बन से। तो हाई प्रायोरिटी का जो ग्रुप है वो अपोजिट साइड में है, तो इसको क्या बोलते हैं? एज अ ई आइसोमर। ई क्या होगा? हाई प्रायोरिटी ऑन अपोजिट साइड, एंड जेड क्या होगा? हाई प्रायोरिटी ऑन सेम साइड। ओके, चलिए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है? इफ़ रूल नंबर 1 इज़ फेल्ड, मतलब क्या हुआ? अगर कोई ऐसा ग्रुप आ गया उसमें कि एक जो डायरेक्ट जुड़े हुए ग्रुप हैं वो सेम है, तब क्या करेंगे? तब तो हमारा रूल नंबर 1 फेल हो जाएगा। तो वो फेल हो गया तो अब प्रायोरिटी नेम सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग कैसे देंगे? अब बात कर, देन कंसीडर नेक्स्ट एटम। एक एटम लगा हुआ है, उसका रूल फेल हो गया, दूसरा एटम में जाएंगे उसके आगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आएगा। इस कार्बन पे लगा हुआ फ्लोरीन, इस कार्बन लगा हुआ डायरेक्टली कार्बन, देन देर इज़ नो डाउट फ्लोरीन विल बी हाईएस्ट प्रायोरिटी। ओके, इस कार्बन की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या होगा? पहला कार्बन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बिकॉज बोथ हैव द सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, इससे लगे हैं 3 कार्बन, ओके, और इससे लगे हैं 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो ये मिथाइल इस मिथाइल को कैंसिल करेगा, ये मिथाइल इस मिथाइल को कैंसिल करेगा, लेकिन ये मिथाइल ग्रुप इस हाइड्रोजन को कैंसिल नहीं करेगा। अगेन दिस मिथाइल हैव द हाई प्रायोरिटी। सो ओवरऑल बात करेंगे तो ये ग्रुप हमारा हाई प्रायोरिटी को गेन करेगा। हाई प्रायोरिटी इसको नाम दे दिया हमने और इसको कह दिया लो प्रायोरिटी। अब कंपेयर हम करेंगे, ये हाई प्रायोरिटी सेम साइड है, देन इट विल बी जेड आइसोमर। ओके, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, क्या क्या? कार्बन हाइड्रोजन डिक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया? ये लो प्रायोरिटी हो गया और यहाँ पे ये हाई प्रायोरिटी चली गई और हमारा ये कैसा हो गया? जेड आइसोमर हो गया, हाई प्रायोरिटी ऑन सेम साइड। चलिए रूल नंबर 3 की बात करते हैं। रूल नंबर 3 में क्या है? इफ़ मल्टीपल बॉन्ड इज़ प्रेजेंट देन कंसिडर देम एज। मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको कैसे कंसीडर करेंगे? कार्बन डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे एक बॉन्ड एक कार्बन को डोनेट करेगा। मतलब क्या हुआ? इस कार्बन से भी एक कार्बन लगेगा, इस कार्बन से भी एक दूसरा कार्बन लगेगा, जो कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। 2 कार्बन कन्वर्ट किस में हो गया? 4 कार्बन में।
अब इस कार्बन की बात करते हैं तो कार्बोनिल ग्रुप में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो एक एक बॉन्ड से एक एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो एक ऑक्सीजन ये लग गया, दूसरा ऑक्सीजन ये लग गया, ठीक है। तो एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन लग गए। ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो एक एक कार्बन पे 2 कार्बन और जुड़ेंगे, क्योंकि एक कार्बन से 2 बॉन्ड एक्स्ट्रा है, तो ये कन्वर्ट होगा इस स्ट्रक्चर में। तो मल्टीपल बॉन्ड अगर आएगा तो हम उसको इस तरह से ब्रेक करेंगे। देन आफ्टर वी विल कंपेयर टू ईच अदर इन बिटवीन देम, हम हाईएस्ट प्रायोरिटी वहाँ से निकालेंगे, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे होगा। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। साइनाइड की बात करते हैं तो C ट्रिपल बॉन्ड N, एक कार्बन से 3 नाइट्रोजन जुड़ जाएंगे, 3 बॉन्ड है। यही कंपेरिजन हम यहाँ करते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, एक तरफ साइनाइड लगा हुआ है, एक तरफ नाइट्रोजन लगा हुआ है। डायरेक्टली अटैचमेंट की बात करते हैं तो ये कार्बन इस नाइट्रोजन से कम एटॉमिक नंबर का है, तो नो डाउट ये नाइट्रोजन हैव द हाईएस्ट प्रायोरिटी। कंपैरिजन यहाँ पे करना है हमको। एसिड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे एसिड ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ की बात करते हैं तो ये कार्बन कैंसिल होगा। अब बात करते हैं इस कार्बन से जो ग्रुप लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड है मतलब 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, ठीक है। डबल बॉन्ड मतलब 2 ऑक्सीजन, एक ये ऑक्सीजन, 3 और ये 1 हाइड्रोजन, तो 1 ऑक्सीजन यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगा। एंड नो डाउट ऑफ कोर्स इट विल गेट द हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी एक साइड में, हाईएस्ट प्रायोरिटी एक साइड में, दोनों हो गए सेम साइड में। आइसोमर हमारा कैसा हो गया, Z आइसोमर। तो समझ में आई बात, ये हमारा मल्टीपल बॉन्ड का सीन है। ऐसे हम मल्टीपल बॉन्ड के बारे में कंपेयर करेंगे। अब प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ सम ग्रुप्स, उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है। ब्रोमीन जैसे कि हाईएस्ट प्रायोरिटी आती है, तो ब्रोमीन का जिसका एटॉमिक नंबर है, इसमें कोई कंपेयर नहीं है। ब्रोमीन की अगर आयोडीन आएगा तो ये नहीं है कि ब्रोमीन को हम ज़्यादा नंबर देंगे, आयोडीन को कम देंगे, नहीं। आयोडीन का एटॉमिक नंबर ब्रोमीन से ज़्यादा है, तो आयोडीन हाईएस्ट प्रायोरिटी गेन करेगा। ये एक जनरल है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ब्रोमीन के बाद क्लोरीन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन 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 कार्बन, तो एक इसके अकॉर्डिंग हमने दिया हुआ है। अब जैसे कि कार्बन के साथ अगर CO लगा दें तो कौन जाएगा, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन वाला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 नाइट्रोजन लगे हुए हैं, लेकिन कार्बन के बाद ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसका ज़्यादा है, ऑक्सीजन का ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक जनरल प्रायोरिटी रूल दिया हुआ है। ये हर जगह फॉलो नहीं होगा, लेकिन दे दिया है, ठीक है। रूल नंबर 4, इसमें किसकी बात करेंगे। इफ़ आइसोटोप्स आर प्रेजेंट देन कंसीडर एटॉमिक वेट। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम जोड़ दिया है, प्रोटियम और ड्यूटेरियम। तो प्रोटियम क्या है, एटॉमिक वेट 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है। तो कंपेयर यहाँ पे करेंगे तो एटॉमिक वेट का करेंगे, ना कि एटॉमिक नंबर का, क्योंकि आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। तो अगर हम एटॉमिक वेट की बात करते हैं तो ड्यूटेरियम विल गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो इस तरह से हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, किसमें, आइसोटोप्स में। चलिए अब देखते हैं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन पॉलीन। ये हमारा इंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत काम करता है, क्योंकि वहाँ पे कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, तो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आने पे हम सीधे फार्मूला पुट करते हैं और आंसर सीधे आपके हाथ में होता है। हम कितना फिगर बनाने जाएंगे, कितना ड्रॉ करने जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन पॉलीन की बात करते हैं तो व्हेन अ कंपाउंड हैज़ n डबल बॉन्ड and the ends of a polyene are different, then the number of geometrical isomers is 2 to the power n। मतलब जितने डबल बॉन्ड होंगे उतना नंबर 2 के पावर में चढ़ा देंगे, वो दे देगा हमारे इसमें कितने आइसोमर बनेंगे। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 डबल बॉन्ड है, इसका इन डिफरेंट है। यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि हमारे कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। तो इट हैज़ 4 डबल बॉन्ड एंड एंड्स आर डिफरेंट, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होगा, 2 to the power 4। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर इज 16। इस तरह से हम ये फार्मूला अगर याद रखते हैं तो हमारा बहुत सा समय बच जाएगा एग्ज़ाम में, और उस समय को हम किसी और अच्छे क्वेश्चंस में लगा सकते हैं। व्हेन द एंड ऑफ पॉलीन आर आइडेंटिकल। अब बात करते हैं अगर उसका एंड सेम हो जाए, सेम ग्रुप लगे होंगे एंड पे, दोनों टर्मिनल पे, तब क्या करेंगे। इफ़ द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स n इज़ इवन,
मतलब 2 4 6 8 इस नंबर में अगर उसका डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, कितने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। तो 2 टू द पावर n-1 प्लस n/2 -1, क्या है फॉर्मूला, 2 टू द पावर n-1 प्लस 2 टू द पावर n/2 -1। फार्मूले को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है, जल्दबाजी में गलतियां बहुत होती हैं, इसलिए फार्मूले को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है, वहाँ पे तभी आंसर सही आएगा, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। इसका फ़ायदा है तो नुकसान भी है। एग्जाम्पल देखते हैं तो 1 2 3 4 डबल बॉन्ड है, टर्मिनल भी हमारा क्या यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा। तो एंड्स आर आइडेंटिकल एंड 4 इवन नंबर ऑफ इसमें डबल बॉन्ड है, नो डाउट। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे, 2 टू द पावर 4 -1, ये मैंने कर लिया। 2 टू द पावर 4/2 मीन्स 2 -1 मीन्स 1 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने हो गए, 8 और 2 10, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इज 10। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूले को हमको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, समझ में आ रहा ना। चलिए, और जो डाउट होगा वो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, आई विल रिजॉल्व दैट। ओके, इफ़ द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स n is odd, then number of geometrical isomer is 2 to the power n-1 plus 2 to the power n+1/2 -1। इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से, बहुत सावधानी से लगाना है, क्योंकि ज़रा सा ये +-1 इधर उधर हुआ तो क्वेश्चन गलत। ठीक है, 1 2 3 डबल बॉन्ड एंड द ends are identical, then we will put this formula here। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3 डबल बॉन्ड है, तो 2 टू द पावर 3 -1 मीन्स 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4 आइसोमर यहाँ बन गए। दूसरे टर्म में 2 टू द पावर 3 + 1 मीन्स 4/2 मीन्स 2 -1, मतलब क्या हो गया, 2 टू द पावर 1, तो 2 दूनी 4 और 2 6, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने हो गए हमारे पास, 6 आइसोमर बन गए। तो इस तरह से हम फार्मूला को लगाएंगे और अपने समय को बचाते हुए आगे बढ़ेंगे। नोट देखते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एलीन्स और क्यूमिलीन्स, क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स, मतलब एक के बाद एक लगे हुए डबल बॉन्ड आएंगे, तब क्या होगा, हैविंग ऑड नंबर ऑफ एडजेसेंट डबल बॉन्ड एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर वो डबल बॉन्ड ऑड नंबर में है, फॉर एग्जांपल 1 तो है तो देगा ही 3 5 7 9 लाइक दैट, ओके, देन वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। एंड दोज विद एन इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 डबल बॉन्ड आते हैं, एग्जिबिट्स इनेंशियोमेरिज्म, इनेंशियोमेरिज्म शो करेगा इफ लिगेंड्स ऑफ ईच टर्मिनल कार्बन आर डिफरेंट, डिफरेंट है तो इनेंशियोमेरिज्म, अगर नहीं है तो ज्योमेट्रिकल भी नहीं होगा और इनेंशियोमेरिज्म भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, तो एग्जाम्पल देखते हैं उसका, क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड का, क्यूमुलिन या एलीन्स का। तो 1 2 3 डबल बॉन्ड है और दोनों पे ग्रुप भी डिफरेंट है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। 3 है और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखते हैं तो ग्रुप सेम साइड में है, तो ये कैसे हो जाएंगे, सिस या जेड बोल लें। 1 2 3 अपोजिट साइड में है तो ट्रांस ई बोल लें। अगला 2 है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि ये इवन में है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल यहाँ पे है, स्पेशल है, यहाँ पे हम आसानी से अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो देखते हैं हाइड्रोजन है, चलिए ये ग्रुप भी अलग अलग है, दोनों कार्बन पे अलग अलग है, तो हम सीधे सीधे बोल देते हैं कि भैया ये सिस है, और हम बहुत खुश जाते हैं कि हमने सही आंसर दे दिया, और बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था एग्ज़ाम में, हमने उसको कर लिया। लेकिन वहाँ पे आपका आंसर हो जाता है गलत, कैसे, क्योंकि इट विल नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्यों भैया, क्यों नहीं शो करता, बिकॉज वी कैनॉट डिफाइन इट्स ट्रांस स्ट्रक्चर। क्यों, ट्रांस स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये खुद ही बहुत छोटा रिंग है, तो ये ट्रांस स्ट्रक्चर नहीं बनेगा इसका, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को नहीं शो करेगा। कौन सा रिंग शो करेगा, कौन सा मीन्स एल्कीन शो करेगा जो रिंग फॉर्म में हो। मिनिमम नंबर ऑफ जो होता है, सबसे छोटा साइक्लोऑक्टीन होता है, इज द मिनिमम कार्बन साइक्लोएल्कीन इन विच ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैन बी पॉसिबल, क्योंकि ये अपना ट्रांस स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर चेंज करेगा। अभी क्या है, रेगुलर फॉर्म में है, सिस में है, यहाँ बोलेंगे हम सिस में है, ट्रांस में जाते हैं तो दोनों हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में, देख रहे हैं यहाँ से ये किस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रांस में। इसी के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा था, पीछे जो 6 कार्बन की रिंग है वो बहुत छोटा है, जो कि अपना ट्रांसफॉर्म को वो
डिफाइन नहीं कर सकता, हम उसको नहीं निकाल सकते, इसलिए वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। यहाँ पे ये सिस हो गया या जेड बोल रहे हैं, ट्रांस या ई बोल लेते हैं। ओके, अब आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्साइम्स। ऑक्साइम्स में हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो नाइट्रोजन कंपाउंड्स कंटेनिंग C डबल बॉन्ड N as well as N डबल बॉन्ड N बॉन्ड एग्जिबिट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो या नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो तो वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में। द इम्पॉर्टेंट क्लासेज ऑफ द कंपाउंड्स एग्जिबिटिंग द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, कौन कौन से क्लास आते हैं? पहला होता है ऑक्साइम्स, जैसे एल्डोक्साइम्स, कीटोक्साइम्स, लाइक दैट। दूसरा होता है नाइट्रॉन्स, तीसरा होता है हाइड्रोजोन और सेमी कार्बाजोन्स। ये 3 क्लास हैं जिसके कार्बन नाइट्रोजन कंटेनिंग डबल बॉन्ड में आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को एग्जिबिट करता है और ये शो करते हैं। कौन कौन सी क्लास हैं? ऑक्साइम्स हैं, नाइट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजोन्स हैं, सेमी कार्बाजोन्स। ठीक है, आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, कैसा कैसा स्ट्रक्चर होता है दिखाने के लिए। ये हमारा है ऑक्साइम्स का बेंजल्डोक्साइम, मीन्स एल्डोक्साइम है ये। तो एल्डोक्साइम है तो बेंजीन लगा हुआ है फिनाइल ग्रुप, इसलिए इसको हम बेंजिल एल्डोक्साइम बोलते हैं। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप और पीएच ग्रुप या हाइड्रोजन ग्रुप, इसके साथ हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एंटी है और ये हमारा नाइट्रोन है। नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये हमारा नाइट्रोन फॉर्म करता है। हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन ये ग्रुप होता है NH2। ठीक है, ये होता है हाइड्रोजन। सेमी कार्बाजोन क्या होता है? नाइट्रोजन के साथ NHCO NH2 लगा रहेगा तो उसको बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। नॉमेनक्लेचर में मत जाइए अभी, ये हम अभी देखेंगे। यहाँ पर सिन एंटी या जो भी नॉमेनक्लेचर है वो कैसे देंगे उसका भी रूल है, उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी कंपाउंड का दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ग्रुप दिखा रहा हूँ कौन सा ऑक्साइम होता है, नाइट्रोन होता है, हाइड्रोजोन होता है या सेमी कार्बाजोन होता है। तो ये हमारा ग्रुप पता चल गया। आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड एग्जिबिटिंग द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड्स आर। NaO लगा हुआ है और यहाँ पे एराइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? डाई एजोएट फिनाइल ग्रुप के लगा हुआ है इस NN डबल बॉन्ड पे, फिनिल ग्रुप। तो एजोबेंजीन यहाँ पे नाइट्रोन टाइप को लगा हुआ है, तो एजॉक्सीबेंजीन। ठीक है, NN डबल बॉन्ड पे, वहाँ पे क्या था? C डबल बॉन्ड N पे, ये NN डबल बॉन्ड है। ओके, आइए आगे। बोथ द कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम इन ऑक्साइम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड में है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा वहाँ पे। द कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड इन ऑक्साइम कंसिस्ट ऑफ 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। देयर इज नो फ्री रोटेशन अबाउट कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, hence the oximes of aldehyde and unsymmetrical ketones exhibit the geometrical isomerism। यहाँ भी वही कंडीशन है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए क्या? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन या हिंडर्ड रोटेशन या फ्रोजन रोटेशन होगा, तभी वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं नेमिंग कैसे करते हैं, नॉमेनक्लेचर। द प्रीफिक्स सिन एंड एंटी आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ सिस एंड ट्रांस। ऑक्साइम में सिन या एंटी यूज़ करते हैं, न कि सिस या ट्रांस। ठीक है, इन द सिन ऑक्साइम द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन नाइट्रोजन and the hydrogen are the first named of the two groups on the carbon atom। हाइड्रोजन एंड जो नाम दिया जाता है, कोई भी ग्रुप होगा उसका फर्स्ट नेमिंग पोजीशन जो आएगा, मिथाइल का M, फिनाइल का P, लाइक दैट, उसका क्या होगा? ऑन सेम साइड देन इट विल बी सिन, और यही अगर अपोजिट साइड में होंगे तो वहाँ पे क्या होगा? एंटी। ठीक है, क्या क्या? हाइड्रोक्सिल ग्रुप नाइट्रोजन एटम पे, और हाइड्रोजन या जो भी नाम दीजिए कोई अदर ग्रुप लगा होगा उसका नेमिंग का पहला अक्षर जो होगा वो प्रायोरिटी में आएगा। अगर कार्बन पे दोनों सेम साइड में है तो सिन, अपोजिट साइड में है तो एंटी। ओके, आइए। EZ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इज़ ऑल्सो अप्लाइड टू द ऑक्साइम्स एंड इट इज़ मोर कन्वीनियंट। जाहिर सी बात है कन्वीनियंस होगा, प्रायोरिटी रूल लगाएंगे और आसानी से हम यहाँ पर नेम डिफाइन कर लेंगे। इफ़ द ग्रुप विद ग्रेटर प्रायोरिटी and the hydroxyl group are on the same side of the double bond,
देन द कॉन्फ़िगरेशन इज Z, इफ़ ऑन द अपोजिट साइड इट विल बी E। क्या हो गया, हम कार्बन के ऊपर जो हम प्रायोरिटी रूल देंगे एटॉमिक नंबर को देख के वो, और नाइट्रोजन के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है वो अगर सेम साइड में है तो वहाँ पे क्या होगा हमारा Z आइसोमर, और अगर अपोजिट में जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा E आइसोमर। सिंपल है और उससे सरल भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ले लिया है पे कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड पे फिनाइल लगा हुआ है और हाइड्रोजन लगा हुआ है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फिर हाइड्रोजन ग्रुप सेम साइड में है तो यहाँ पे सिन देंगे, और प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ देखते हैं तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फिनाइल ग्रुप हाई प्रायोरिटी के अपोजिट साइड में है तो यहाँ पे ई हो जाएगा। नाम तो पता ही है बेंजोडॉक्साइम। यहाँ की बात करते हैं अगर, तो कार्बन नाइट्रोजन पे हमारा फिनाइल ग्रुप है और हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन अपोजिट में है तो एंटी, और अगर ईजेड के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हाई प्रायोरिटी सेम साइड ऑन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप देन इट विल बी जेड। तीसरा एग्जांपल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में हाई प्रायोरिटी तो सेम साइड में है इसलिए यहाँ पे जेड आइसोमर है, और अगर बात करते हैं सीन और एंटी फॉर्म में तो मिथाइल ग्रुप जो है हमारा ये और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपोजिट में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंटी, ठीक है। तो ये छोटा सा हमारा था एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कॉन्फ़िगरेशन का, ये पूरा होता है। अब हम आगे कन्फर्मेशन के बारे में बात करेंगे, उससे पहले ज्योमेट्रिकल के साथ साथ एक और पार्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अगला वीडियो उसी का आएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, उसको हिट करें ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आपका जो भी क्वेरी हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, आप कमेंट बॉक्स में उसको ड्रॉप कर दें, हम उसका सलूशन बताएंगे आपको, उसका जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।